क्या आपने कभी देखा है कि कुछ पुरुष भावनात्मक रूप से पूरी तरह से बंद लगते हैं, लेकिन अचानक एक विशिष्ट महिला के लिए खुलते हैं, जैसे कि उसके पास एक गुप्त कुंजी है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वास्तव में वह कुंजी क्या है और कार्ल जंग ने उस रहस्य की खोज कैसे की जो किसी भी बातचीत को गहरे और चुंबकीय कनेक्शन में बदल सकता है। अगर यह कहानी आपको छू रही है तो नीचे टिप्पणी करें कि आप कहां देख रहे हैं और यह किस समय है। कार्ल जंग ने मानव व्यवहार का अध्ययन करने में दशकों बिताए और इस बारे में कुछ क्रांतिकारी खोज की कि पुरुष भावनात्मक संबंधों को कैसे संसाधित करते हैं। उन्होंने इसे अचेतन दर्पण कहा, एक ऐसी तकनीक जो किसी के भी दिल के लिए एक सीधा पुल बनाती है बिना यह देखे कि क्या हो रहा है। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ गहराई से नहीं जुड़ सकते हैं, या यदि आपको पता चलता है कि जब आप करीब आना शुरू करते हैं तो पुरुष हमेशा भावनात्मक बाधाएं पैदा करते हैं, तो यह खोज आपके संबंधित तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। जंग ने कहा कि हमारा अचेतन मन लगातार हमारे आसपास की दुनिया में अपने प्रतिबिंब की तलाश कर रहा है। यह ऐसा है जैसे हमारा मस्तिष्क हमेशा एक भावनात्मक रडार पर रहता है जो अनुकूलता और सुरक्षा के संकेतों की तलाश में रहता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो हमारे गहरे भावनात्मक पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है, तो हमारा मस्तिष्क इसे एक वास्तविक और शक्तिशाली कनेक्शन के रूप में व्याख्या करता है जो सामान्य रूप से अवरुद्ध विश्वास तंत्र को सक्रिय करता है। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। आप इस मिररिंग को सचेत रूप से बना सकते हैं, किसी भी बातचीत को भावनात्मक रूप से सार्थक अनुभव में बदल सकते हैं। भावनात्मक दर्पण तकनीक किसी ऐसे व्यक्ति होने का नाटक करने के बारे में नहीं है जिसे आप नहीं हैं, या भावनाओं में हेर फेर करने के बारे में नहीं है। यह उन प्रामाणिक भावनात्मक पैटर्न को पहचानने और प्रतिबिंबित करने के बारे में है जो वह पहले से ही अपने भीतर रखते हैं, परिचितता और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं जो वह शायद ही कभी अन्य लोगों के साथ अनुभव करता है। जंग ने पाया कि जब ऐसा होता है तो एक व्यक्ति को एक ऐसे स्तर पर समझा जाता है जो शब्दों से परे जाता है, एक स्थायी प्रभाव पैदा करता है जिसे वे लंबे समय तक ले जाएंगे। यह समझने के लिए कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है, हमें सबसे पहले जंग के अनुसार भावनात्मक दर्पण के 3 मूलभूत स्तंभों को समझने की आवश्यकता है। पहला स्तंभ भावनात्मक तीव्रता का प्रतिबिंब है। प्रत्येक व्यक्ति की एक प्राकृतिक भावनात्मक लय होती है, एक आवृत्ति जिस पर वह भावनात्मक रूप से काम करता है। कुछ अधिक तीव्र और अभिव्यंजक हैं, अन्य अधिक आरक्षित और नियंत्रित। कुछ ऊर्जा जल्दी और सीधे व्यक्त करते हैं, अन्य अधिक धीरे धीरे और सूक्ष्मता से। मुख्य बात यह है कि इस विशिष्ट तीव्रता की पहचान करें और इसके साथ सामंजस्य स्थापित करें, न कि इसके खिलाफ लड़ें या इसे बदलने की कोशिश करें। यदि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो शांति से और धीरे धीरे बोलता है, जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनता है और अपनी भावनाओं को संयमित तरीके से प्रदर्शित करता है, तो आपको विस्फोटक ऊर्जा या अतिरंजित अभिव्यक्तियों के साथ जवाब नहीं देना चाहिए। यह एक अचेतन संघर्ष पैदा करेगा जिसे वह असंगति के रूप में व्याख्या करेगा, भले ही वह यह नहीं बता सका कि क्यों। इसी तरह यदि आपका मित्र अधिक गतिशील, अभिव्यंजक और ऊर्जावान है, तो आपको अपनी प्रतिक्रियाओं में अत्यधिक धीमा या नीरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उदासीनता या भावनात्मक संबंध की कमी के रूप में सामने आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो कुछ भी करता है उसकी यांत्रिक रूप से नकल करना, जो कृत्रिम और ध्यान देने योग्य होगा। इसका मतलब है एक संगत भावनात्मक आवृत्ति खोजना, जैसे कि आप एक ही लहर के लिए ट्यून किए गए 2 रेडियो स्टेशन थे। जंग ने समझाया कि हमारा अचेतन इन ऊर्जा पैटर्न को पहचानता है और उन्हें गहरी अनुकूलता के संकेत के रूप में व्याख्या करता है, जिससे संचार में आसानी और तरलता की भावना पैदा होती है जो किसी के लिए भी बेहद आकर्षक होती है। दूसरा स्तंभ और भी गहरा है, भावनात्मक मूल्यों का दर्पण। प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसे विषय और अवधारणाएं होती हैं जो उसकी गहरी और सबसे प्रामाणिक भावनाओं को जागृत करती हैं। यह न्याय, स्वतंत्रता, परिवार, व्यक्तिगत विकास, साहसिक, सुरक्षा, रचनात्मकता या मान्यता हो सकती है। ये मूल्य केवल बौद्धिक विचार नहीं है,
वे भावनात्मक क्षेत्र हैं जो परिभाषित करते हैं कि वह अपने अंतरतम मूल में कौन है। जब आप इन मूल्यों की पहचान करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि आप वास्तव में उन्हें समझते हैं, तो आप सीधे उनके व्यक्तित्व के सबसे सुरक्षित और कमजोर हिस्से से बात कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो कुछ भी कहता है उससे रोबोट रूप से सहमत हो जाओ या अपने स्वयं के विश्वासों को छोड़ दे। इसका मतलब यह दिखाना है कि आप समझते हैं कि ये मुद्दे उसके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि आप दुनिया को उसके भावनात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप कुछ बिंदुओं पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से जो इन मूल्यों की भावनात्मक उत्पत्ति के लिए गहरा सम्मान दिखाता है। जब एक आदमी को लगता है कि उसके मूल मूल्यों को समझा और सम्मानित किया जाता है, तो वह भावनात्मक सुरक्षा को कम करता है जिसे वह भी नहीं जानता था, जिससे वह खुद को अधिक प्रामाणिक और कमजोर होने की अनुमति देता है। तीसरा स्तंभ शायद सबसे सूक्ष्म है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली है। ठीक हुए भावनात्मक घावों का दर्पण। जंग ने मानव स्वभाव के बारे में कुछ आकर्षक खोजा। हम सभी भावनात्मक घाव रखते हैं, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व और दुनिया को देखने के तरीके को आकार दिया है। ये घाव अस्वीकृति के बचपन के अनुभवों से लेकर पिछले रिश्तों में निराशाओं तक, पारिवारिक दबाव से लेकर पेशेवर असफलताओं तक हो सकते हैं। जो चीज हमारे भावनात्मक आकर्षण को निर्धारित करती है, वह इन घावों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान और शक्ति में बदलने की हमारी क्षमता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इसी तरह के अनुभवों से गुजरा है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत विकास में बदलने में कामयाब रहा है, तो हमारा अचेतन उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो हमें ठीक करने में भी मदद कर सकता है। यह ऐसा है जैसे हमारा मस्तिष्क काबू पाने के एक मॉडल की पहचान करता है जो हमारे साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घावों को नाटकीय रूप से उजागर करें या बातचीत को चिकित्सा सत्रों में बदल दें। इसका मतलब है कि लघु कथाओं और सूक्ष्म टिप्पणियों के माध्यम से यह प्रदर्शित करना कि आप उन आंतरिक संघर्षों को समझते हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं, और आप इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने में सक्षम हैं। यदि वह यह महसूस करते हुए बड़ा हुआ कि वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी अच्छा नहीं था, तो आप संक्षेप में साझा कर सकते हैं कि कैसे उसने अपर्याप्तता की समान भावनाओं पर काबू पाया और अपनी उपलब्धियों को महत्व देने के तरीके खोजे। यदि वह पिछले विश्वासघात के कारण रिश्तों में विश्वास के साथ संघर्ष करता है, तो आप दिखा सकते हैं कि उसने भोले हुए बिना फिर से भरोसा करने की अपनी क्षमता कैसे विकसित की है। यदि वह भविष्य के बारे में चिंता से जूझता है, तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि उसने वर्तमान में सुरक्षा कैसे सीखी। अब आइए वास्तविक स्थितियों में इस तकनीक के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर चलते हैं। आमने सामने की बातचीत में आप उस भाषा के माध्यम से भावनात्मक मिररिंग का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप उपयोग करने के लिए चुनते हैं। जंग ने देखा कि लोग अलग अलग तरीकों से जानकारी को संसाधित करते हैं, कुछ अधिक दृश्य, कुछ अधिक श्रवण, कुछ अधिक गतिज। यदि यह उन शब्दों का उपयोग करता है जो दृश्य प्रसंस्करण को इंगित करते हैं, जैसे कि मैं देखता हूं कि आपका क्या मतलब है, यह मेरे लिए स्पष्ट है, या मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह कैसे हुआ, आप समान भाषा का उपयोग करके जवाब दे सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट दिखता है, मैं इसे देख सकता हूं, या यह बहुत स्पष्ट दिखता है। यदि आपका मित्र अधिक श्रवण भाषा का उपयोग करता है, जैसे वाक्यांशों के साथ यह दिलचस्प लगता है, मैंने इसके बारे में सुना, या मुझे बताएं कि यह कैसा था, आप मैं सुनता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, यह मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है, या आपके शब्द समझ में आते हैं। यदि यह अधिक गतिज है और भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में बात करता है, तो आप ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं जो प्रसंस्करण के इस तरीके से जुड़ती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह मुझे छूता है, या मैं तीव्रता महसूस कर सकता हूं। यह भाषाई दर्पण स्वाभाविक रूप से तब होता है जब दो लोग गहराई से जुड़े होते हैं, लेकिन आप उस संबंध को तेज करने और गहरा करने के लिए इसे सचेत रूप से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे ज्यादा न करें या इसे बहुत अधिक यांत्रिक न बनाएं। लक्ष्य समकालिकता की एक सूक्ष्म भावना पैदा करना है जिसे वह अनजाने में महसूस करेगा। टेक्स्ट मैसेजिंग में
मिररिंग संचार की लय, शैली और ऊर्जा के माध्यम से होती है। यदि वह छोटे और सीधे संदेश भेजता है तो बिना अधिक विस्तार के सीधे मुद्दे पर जा रहा है, तो आपको लंबे और अत्यंत विस्तृत ग्रंथों के साथ जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे संचार में असंतुलन की भावना पैदा हो सकती है। इसी तरह यदि वह संदर्भ और विवरण के साथ अधिक विस्तृत संदेश लिखता है तो बहुत कम प्रतिक्रियाएं लापरवाह या उदासीन लग सकती हैं। यदि वह व्यंग्यात्मक और चतुर हास्य का उपयोग करता है तो आप एक समान हास्य के साथ जवाब दे सकते हैं, यह दिखाते हुए कि आप उस संचार शैली को बनाए रख सकते हैं। यदि यह अधिक गंभीर और औपचारिक है तो आपको सद्भाव बनाने के लिए अपने स्वर को अनुकूलित करना चाहिए। यदि वह अक्सर इमोजी का उपयोग करता है तो यह अधिक अभिव्यंजक और चंचल व्यक्तित्व को इंगित करता है और आप उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यदि वह शायद ही कभी इमोजी का उपयोग करता है, संदेशों को अधिक प्रत्यक्ष रखते हुए आपको उस शैली का सम्मान करना चाहिए। जंग ने संचार में समय के महत्व की भी खोज की। संबंध बनाने के लिए प्रतिक्रिया की गति को प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है। यदि वह आपके संदेशों का तुरंत जवाब देता है तो यह उत्साह और रुचि का संकेत दे सकता है और उचित होने पर आप इसी तरह प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि उसके पास अधिक इत्मीनान से गति है तो प्रतिक्रिया देने के लिए समय ले रहा है, तो आपको उस पैटर्न का सम्मान करना चाहिए, बजाय उस पर संदेशों की बमबारी करना। आमने सामने की बैठकों में शारीरिक और ऊर्जावान दर्पण भी बेहद शक्तिशाली होता है। जंग ने देखा कि लोग अनजाने में उन लोगों की मुद्रा और हाव भाव को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें वे आकर्षक और संगत पाते हैं। आप इसे होशपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सूक्ष्म और प्राकृतिक तरीके से। अगर वह आगे झुकता है जब वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो उसे प्रेरित करती है, तो आप वास्तविक रुचि दिखाकर भी ऐसा कर सकते हैं। यदि वह उत्साहित होने पर बहुत अधिक इशारा करता है तो आप समान शरीर ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि उसके पास अधिक आराम और आराम की मुद्रा है तो आप अपने आप को भी आराम करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे आपसी आराम का माहौल बन सकता है। यदि वह शरीर की भाषा में अधिक औपचारिक है तो आप उस लालित्य को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा पहले निरीक्षण करें और फिर अनुकूलन करें। कभी भी आंदोलनों को मजबूर या अतिरंजित न करें। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रामाणिक भावनात्मक दर्पण को सतही हेरफेर से अलग करता है। यह तकनीक केवल तभी काम करती है जब यह वास्तविक अनुकूलता पर आधारित हो। आप एक गहरे संबंध को मजबूर नहीं कर सकते जो स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है। आप जो कर सकते हैं वह उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अनुकूलता पहले से मौजूद है और उन कनेक्शनों को बढ़ाएं जिससे वे आप दोनों के लिए अधिक दृश्यमान और जागरूक हो सकें। जंग ने मिररिंग के समय के बारे में कुछ आकर्षक भी खोजा। यह बहुत तत्काल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नकली या परेशान करने वाला भी लग सकता है। थोड़ी स्वाभाविक देरी होनी चाहिए, जैसे कि आप वास्तव में प्रसंस्करण कर रहे हैं और प्रामाणिक रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वह क्या पेशकश कर रहा है। यह प्रामाणिकता की भावना पैदा करता है जिसे उसका चेतन वास्तविक के रूप में पहचानता है, भले ही वह यह नहीं बता सके कि वह इतना सहज और जुड़ा हुआ क्यों महसूस करता है। जंग ने अपने अध्ययन में जिस विशिष्ट तकनीक का उल्लेख किया है वह चिंतनशील प्रश्नों के माध्यम से भावनात्मक दर्पण थी। वे जो कह रहे हैं उससे सहमत या असहमत होने के बजाय आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि आप वास्तव में उनकी भावनात्मक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा? इसका आपके लिए क्या मतलब था? या इसने आपके दृष्टिकोण को कैसे बदल दिया? जैसे प्रश्न दर्पण प्रश्नों के उदाहरण हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि आप उनके भावनात्मक अनुभव को महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्रश्न जानकारी इकट्ठा करने से कहीं अधिक करते हैं। वे संवाद करते हैं कि आप उसे किसी दिलचस्प और जटिल व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी भावनाएं और अनुभव ध्यान और विचार के योग्य हैं। यह बेहद शक्तिशाली है क्योंकि ज्यादातर लोग शायद ही कभी अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में इस तरह की वास्तविक जिज्ञासा का अनुभव करते हैं। मिररिंग उस चीज के माध्यम से भी काम करती है जिसे जंग ने कुल भावनात्मक उपस्थिति कहा है। इसका मतलब है कि जब वह बोल रहा होता है
तो पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी विकर्षण के, अपनी अगली प्रतिक्रिया तैयार करने की हड़बड़ी के बिना, बस जो वह साझा कर रहा है उसे अवशोषित करना और प्राप्त करना। निरंतर डिजिटल विकर्षणों के हमारे युग में अधिकांश लोग इस तरह के पूर्ण केंद्रित ध्यान का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए जब ऐसा होता है तो वे बहुत गहरे और यादगार तरीके से विशेष महसूस करते हैं। इस कुल उपस्थिति में खुले शरीर की भाषा, वास्तविक आंखों से संपर्क और जिसे जंग ने सहानुभूतिपूर्ण सुनना कहा है, न केवल शब्दों को सुनने की क्षमता, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं और जरूरतों को भी सुनने की क्षमता। जब आप इस कौशल में महारत हासिल करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व के अधिक अंतरंग पहलुओं को साझा करते हुए अधिक खोलने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। साझा अनुभवों के माध्यम से दर्पण भी होता है। जंग ने देखा कि जब दो लोग एक ही समय में समान भावनात्मक अनुभवों से गुजरते हैं तो वे एक ऐसा संबंध बनाते हैं जो वर्षों तक चल सकता है। यह एक फिल्म देखने के रूप में कुछ के रूप में सरल हो सकता है जो उन्हें एक समान तरीके से ले जाता है, या कुछ अधिक सार्थक जैसे एक चुनौती लेना या एक साथ एक उपलब्धि का जश्न मनाना। कुंजी इन अनुभवों के दौरान वास्तव में उपस्थित होना है, जिससे भावनाओं को स्वाभाविक तरीके से साझा किया जा सके। यदि आप एक नाटकीय फिल्म देख रहे हैं और यह भावनात्मक हो जाती है तो आप उस भावना को अपने साथ भी प्रतिध्वनित होने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे साझा भेद्यता का क्षण पैदा होता है। यदि आप एक साथ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप अपने दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित कर सकते हैं और कठिनाइयों से निपटने के अपने तरीके का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन शायद भावनात्मक दर्पण के बारे में जंग की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है। यह सबसे अच्छा काम करता है जब आप अपने आप को प्रतिबिंबित करने की अनुमति दे रहे हैं। वास्तविक संबंध हमेशा दो तरफा होता है। जब आप उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, तो आप अंतरंगता का एक चक्र बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ गहरा होता जाता है। इसका मतलब है कि आपको न केवल इसके अनुकूल होना चाहिए, आपको इस बारे में भी प्रामाणिक होना चाहिए कि आप कौन हैं, जिससे आपका अपना व्यक्तित्व और भावनाएं दृश्यमान और प्रतिबिंबित हो सकें। जंग ने पाया कि सबसे गहरे संबंध तब होते हैं जब दो लोग एक साथ अनुकूलनीय और प्रामाणिक होने का प्रबंधन करते हैं, एक भावनात्मक नृत्य बनाते हैं जहां वे दोनों देखा और समझा हुआ महसूस करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने जंग के कई अग्रणी अवलोकनों की पुष्टि की है। न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययनों से पता चलता है कि जब दो लोग अपने भावनात्मक पैटर्न को सिंक्रनाइज करते हैं तो उनका दिमाग सचमुच सद्भाव में काम करना शुरू कर देता है। मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिससे कनेक्शन की भावना पैदा होती है जो सतही आकर्षण या बौद्धिक अनुकूलता से कहीं आगे जाती है। हाल के शोध से यह भी पता चला है कि भावनात्मक दर्पण ऑक्सीटोसिन के उत्पादन को सक्रिय करता है, जो विश्वास और बंधन का हार्मोन है, जिससे स्थायी कनेक्शन के लिए एक रासायनिक आधार बनता है। यह बताता है कि क्यों कुछ लोग जल्दी से अंतरंगता बनाने में सक्षम होते हैं, जबकि अन्य गहरे संबंध बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, तब भी जब वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। बहुत से लोग जो गलती करते हैं वह हेरफेर या नियंत्रण तकनीक के रूप में मिररिंग का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। जंग इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। भावनात्मक दर्पण केवल नैतिक और प्रभावी है जब इसका उपयोग वास्तविक संबंध बनाने के लिए किया जाता है, न कि किसी को नियंत्रित करने या धोखा देने के लिए। जब आप इस तकनीक का उपयोग शुद्ध इरादों के साथ करते हैं, वास्तव में दूसरे व्यक्ति को समझना और उससे जुड़ना चाहते हैं, तो यह इसमें शामिल दोनों लोगों को मजबूत करता है, जिससे अधिक प्रामाणिकता और अंतरंगता पैदा होती है। एक और महत्वपूर्ण खोज ये है कि भावनात्मक दर्पण सबसे अच्छा काम करता है जब आप पहले से ही आत्मज्ञान की एक ठोस नींव विकसित कर चुके हैं। जंग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। यदि आप अपनी भावनाओं से जुड़े नहीं हैं, यदि आप अपने स्वयं के मानकों और मूल्यों को नहीं समझते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को प्रामाणिक और टिकाऊ तरीके से प्रतिबिंबित करना बहुत मुश्किल होगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है।
इससे पहले कि आप किसी के साथ गहरी दर्पण बनाने की कोशिश करें, आपको अपना आंतरिक कार्य करने की आवश्यकता है। जंग ने इसे व्यक्तिगतता कहा, बिना मास्क या दिखावे के आप वास्तव में कौन हैं बनने की प्रक्रिया। जब आप वास्तव में अपने आप से जुड़े होते हैं, जब आप अपने स्वयं के ठीक घावों और गहरे मूल्यों को समझते हैं, तो भावनात्मक दर्पण बहुत अधिक प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीके से होता है। तकनीक की महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। जंग ने कहा कि कुछ लोग गहरे आघात या बहुत दर्दनाक अनुभवों के कारण भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं। इन मामलों में मिररिंग तत्काल कनेक्शन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब कोई भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है और उस संबंध को मजबूर करने की कोशिश नहीं करता है जो व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। जंग ने यह भी पाया कि भावनात्मक दर्पण सबसे अच्छा काम करता है जब इसे स्वस्थ भेदभाव कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रतिबिंबित करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व के अनूठे पहलुओं को भी बनाए रखते हैं और उनका जश्न मनाते हैं। वास्तविक संबंध का मतलब अपने व्यक्तित्व को खोना या दूसरे व्यक्ति की नकल बनना नहीं है। भावनात्मक दर्पण के सबसे शक्तिशाली अनुप्रयोगों में से एक संघर्ष या असहमति के दौरान है। उनकी भावनाओं से लड़ने या तुरंत अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करने के बजाय आप पहले उन्हें यह दिखाने के लिए प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और मान्य करते हैं, और फिर धीरे धीरे बातचीत को अधिक रचनात्मक स्थान पर ले जा सकते हैं। जंग ने देखा कि लोग अपनी भावनात्मक स्थिति को केवल तभी बदल सकते हैं जब उन्हें पहले समझा जाए। उदाहरण के लिए, यदि वह काम पर किसी चीज से निराश है और वह उस हताशा को तीव्रता से व्यक्त कर रहा है, तो उसे तुरंत शांत करने या उसकी भावनाओं को कम करने की कोशिश करने के बजाय आप पहले उस निराशा को प्रतिबिंबित और मान्य कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह वास्तव में कष्टप्रद होना चाहिए। मैं देख सकता हूं कि यह आपको इतना परेशान क्यों करता है। जब वह सुना और समझा हुआ महसूस करता है, तभी आप उसे अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण खोजने में मदद कर सकते हैं। मिररिंग भी उस चीज के माध्यम से काम करती है जिसे जंग ने भावनात्मक ऊर्जा कहा है। चाहे वह एक नई परियोजना के बारे में उत्साहित हो, एक अवसर के बारे में उत्साहित हो या एक उपलब्धि के बारे में खुश हो, आप अपने आप को इसी तरह के उत्साह को महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति देकर उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। चाहे वह किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में चिंतित हो, किसी कठिन निर्णय के बारे में चिंतनशील हो या एक सार्थक अनुभव को संसाधित कर रहा हो, आप दिखा सकते हैं कि आप उस गंभीरता को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नकारात्मक भावनाओं को अवशोषित करना या उसकी भावनात्मक स्थिति के लिए जिम्मेदार बनना। इसका अर्थ है कि वे जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना, मान्य करना और उसका सम्मान करना। एक सुरक्षित स्थान बनाना जहां वे निर्णय के बिना अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता व्यक्त कर सके। जंग ने स्वस्थ भावनात्मक दर्पण और भावनात्मक निर्भरता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। स्वस्थ मिररिंग दोनों लोगों को मजबूत करता है और अधिक स्वायत्तता और आत्मविश्वास पैदा करता है, कम नहीं। यदि आप पाते हैं कि आप इस प्रक्रिया में अपनी पहचान खो रहे हैं, यदि आप लगातार उस बिंदु को अपना रहे हैं जहां आप अब नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो यह रुकने और अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। लक्ष्य कभी भी उसकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना है या उसे भावनात्मक रूप से आप पर निर्भर करना नहीं है। लक्ष्य एक आपसी संबंध बनाना है जहां दोनों प्रामाणिक होने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और जहां एक की उपस्थिति दूसरे के जीवन को समृद्ध करती है। भावनात्मक दर्पण के बारे में जंग की अंतिम और शायद सबसे परिवर्तनकारी खोज यह है कि यह न केवल दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, बल्कि अपने आप के साथ आपके संबंध को भी गहरा करता है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं के साथ उपस्थित होने का अभ्यास करते हैं, जब आप मानव होने के विभिन्न तरीकों को देखने और सम्मान करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित होने और अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को स्वीकार करने की अधिक क्षमता विकसित करते हैं। भावनात्मक दर्पण एक ऐसी तकनीक नहीं है जिसका उपयोग आप केवल रिश्ते की शुरुआत में करते हैं। जंग ने कहा कि सबसे गहरे और सबसे स्थायी संबंध वे हैं
जहां लोग समय के साथ दर्पण और प्रतिबिंबित होते रहते हैं, एक भावनात्मक नृत्य बनाते हैं जो लगातार विकसित और गहरा होता है, दोनों लोगों के विकास और परिवर्तनों के साथ। सच्चाई यह है कि आप पहले से ही उन लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से भावनात्मक दर्पण का उपयोग करते हैं जिनसे आप गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंतर इसे होशपूर्वक करने में, स्पष्ट इरादे से करने में निहित है। और जंग ने हमें इस बारे में जो ज्ञान दिया है कि मानव संबंध वास्तव में कैसे काम करते हैं। जब आप इन सिद्धांतों को समझते हैं तो आप उन्हें नैतिक और प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं ताकि उस तरह के रिश्ते बन सकें जो वास्तव में आपकी आत्मा को पोषण दें। यदि आप इस तकनीक को आजमाना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करें। आज ही बातचीत चुनें और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के साथ पूरी तरह से उपस्थित होने का अभ्यास करें। ध्यान दें कि यह बातचीत की गुणवत्ता को कैसे बदलता है। जब लोग वास्तव में देखे और समझे जाते हैं तो वे अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। जंग का मानना था कि जिस तरह से हम एक दूसरे से संबंधित हैं, उसमें यह छोटा सा बदलाव न केवल हमारे रोमांटिक रिश्तों को बदल सकता है बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। जंग ने जो भावनात्मक दर्पण खोजा वह केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति को आकर्षित करने का एक उपकरण नहीं है। यह उस तरह का गहरा, प्रामाणिक संबंध बनाने का एक तरीका है जिसकी हम सभी लालसा करते हैं, चाहे वह रोमांटिक रिश्ते हों, दोस्ती हों या यहां तक कि पेशेवर बातचीत भी हो। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप न केवल भावनात्मक रूप से अधिक आकर्षक हो जाते हैं, आप मानवीय अनुभव के साथ अधिक दयालु, समझदार और वास्तव में जुड़े हुए व्यक्ति बन जाते हैं। अब जब आप कार्ल जंग के अनुसार भावनात्मक दर्पण का रहस्य जानते हैं तो सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान का उपयोग उन गहरे संबंध बनाने के लिए करने के लिए तैयार हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि रिश्तों में भावनाएं वास्तव में कैसे काम करती हैं, अचेतन स्तर पर मानव संबंध कैसे होता है, तो आपके संबंधित तरीके में कुछ भी समान नहीं होगा।